नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्काई एडुकॉम पर। आज हमारी हिस्ट्री की श्रृंखला में तीसरी क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। आज हम लोग उसका पहला सेगमेंट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी खोज कैसे हुई, उसके क्या क्या नाम हैं, उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, उसमें कौन सी प्रजाति के मानव थे और उसके संस्थापक मानव कौन माने गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। यदि आपको ये क्लासेस समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम लोग आपके लिए और बेहतर क्लासेस बना सकें। कोई भी आपका फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताएं। आप ही के लिए क्लास हो रही है और आपको बेहतर क्लास देना हमारा कर्तव्य है। तो आइए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नामकरण की क्या है, इसमें कौन कौन से नाम हैं और क्या क्या नाम से हम इन्हें जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देखिए, जो इसके नाम है, सबसे पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटी में डेवलप हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो पहला तो हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, इस सभ्यता में जो सबसे पहले साइट या स्थल या हम लोग कहेंगे जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया। कांसे का प्रयोग होता था यहाँ, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा गया। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इतिहास का विभाजन, तो हम लोगों ने वहाँ चर्चा की थी पहले ही चैप्टर में कि उपकरण के आधार पर अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले पत्थर का उपयोग होता था, यानी कि पाषाण का। तो उस दौर को कहते थे हम लोग पाषाण काल। उसके बाद जो है तांबे का उपयोग होने लग गया, तांबा और पत्थर मिक्स होता था, तो ताम्र पाषाण काल हम लोग उसे कहते थे, ताम्र पाषाण काल। आगे चल के इंसानों ने जो है कांसे का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो वहां पर सभ्यता हो गई कांस्य युगीन सभ्यता। कांसे का उपयोग करके कांस्य युगीन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कांसे का उपयोग वहां पर हो रहा था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और जो कांसे का उपयोग होता था वो होता था आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, आद्य ऐतिहासिक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता थी, तो आपको ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक नदी थी सरस्वती, जिसके घाट पर भी या जिसकी घाटी में भी ये स्थल पाए गए थे, तो वो थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया। सिंधु से संबंधित थी तो कह दिया सैंधव, तो बन गया ये सैंधव सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी ये, नगर पाए गए, ग्रामीण नहीं थे। जैसे कि वैदिक कल्चर है वो पूरा ग्रामीण है, लेकिन इंडस वैली जो है वो नगरीय है। तो पहली नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई गार्डन चाइल्ड के द्वारा, पहली नगरीय क्रांति। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो अभिलेख प्राप्त हुए वहां इसका नाम मिलता है मेलुहा, इसलिए इसे मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि इसके नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी इसको गार्डन चाइल्ड ने, मेलुहा की सभ्यता। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, तो वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने यह नाम इजाद किया था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का अगर जनक की बात आ जाएगी तो आप बताएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा साइट को खोजा था, इसलिए इन्हें हड़प्पा का जनक या हड़प्पा का पिता भी कह दिया जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो ये तो बात रही कि क्या क्या इसके नाम थे, तो हम लोगों ने नाम के बारे में जाना। अब जानेंगे हम लोग कि इसकी खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज की जो शुरुआत होती है वो होती है 1826 से 1826 से। एक ब्रिटिश व्यक्ति था, नाम था उसका चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो है वो जो हड़प्पा का क्षेत्र जो आजकल उत्खनन करके जो प्राप्त हुआ, उन इलाकों में उत्खनन से पहले वो घूमने गया था। तो वहां उसने जो है टीले देखे वहां। तो जब टीले देखे तो उसने ऐसा अनुमान लगाया कि इनके नीचे निश्चित तौर से कुछ अवशेष हो सकते हैं, किसी सभ्यता के अवशेष यहाँ पाए जा सकते हैं। लेकिन ये बात का जिक्र उसने अपनी किताब में 1842 में एक मैगजीन वो निकाली, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। तो जो नैरेटिव ऑफ जर्नीज उसने जो मैगजीन निकाली, उस मैगजीन में सबसे पहले हड़प्पा का जिक्र उसने किया
कि हाँ यहाँ पर जो है हड़प्पा का कल्चर हो सकता है इन इलाकों में। ये बात बहुत पॉपुलर हो गई, धीरे धीरे ये फैली आसपास भी, और भी लोगों ने जाना इसके बारे में। तो 1856 आते आते जो है उस क्षेत्र में जो है लाहौर से कराची के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और इंजीनियर बंधु थे, इंजीनियर ब्रदर्स थे ये दोनों, नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। तो जब ट्रैक बिछाया जाता है रेलवे लाइन के लिए तो जमीन को समतल किया जाता है। ट्रैक ऐसे तो बिछाया नहीं जाएगा, ये रेलवे का ट्रैक है भाई, ट्रेन ऐसी चलेगी तो ट्रेन तो ऐसी नहीं चल पाएगी। आप कहें लो ये लो सारे यात्री पलट गए, ओ फिर उठे ऊपर, लो फिर पलट गए, ये तो संभव नहीं। तो समतल कर रहे थे जमीन। तो जब जमीन समतल कर रहे थे तो ऐसे में क्या कर रहे थे, जो टीले बने हुए थे उनको तोड़ रहे थे। तो जब टीलों को तोड़ा उन्होंने तो टीलों के अंदर से ईंटें निकली। वहां के जो लोकल के लोग थे उन्होंने उन ईंटों को लेकर के घर में पहुंच गए और जो है पूजा के स्थल पे वो ईंटें जाके रख दी। उनका मानना यह था कि ये जमीन से ईंटें निकली हैं तो ये दैवीय ईंटें हैं, इनमें दैवीय गुण हैं, चमत्कार हुआ है, जमीन से ईंटें निकल गई हैं। वहां लोग ये पूजने लग गए। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया ये ईंटें उपयोग में ले लो, थोड़ा बजट भी कम पड़ेगा। तो इन्होंने ट्रैक बनाने में इन ईंटों का उपयोग कर लिया। ये बात आगे चल के पहुंचती है किसके पास, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। कहा जाता है कि कनिंघम ने इस बात पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि कनिंघम गया, उसने सर्वे वगैरह किया, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य उसे मिल नहीं पाया जिससे कि उसको लगे कि हाँ यहाँ पे कोई कल्चर या कोई सिविलाइजेशन था पहले। तो कुल मिलाकर के कनिंघम ने कोई ज़्यादा विशेष इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद 1921 के टाइम पर सर जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर हुए, निदेशक बने। उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहला स्थल खोजा और वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज हुई है 1921 में, 1921। क्वेश्चन में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस सन में हुई, तो ये भी ध्यान रखना, और किसने की ये भी ध्यान रखना। राय बहादुर दयाराम साहनी। इसीलिए जो पहली जो साइट खोजी गई हड़प्पा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया था हड़प्पा सभ्यता, इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने साइट खोजी, उसका नाम था मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। ओके, अब बात करते हैं इसके टाइम फ्रेम की, जो इसका काल निर्धारण की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले इसका जो टाइम डिसाइड करने वाले थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने टाइम बताया 3250 से 2750 के बीच इसका टाइम रहा होगा, 3250 से 2750। अर्नेस्ट मैके ने इसका टाइम बताया 2800 से लेके 2500 तक। मार्टिमर व्हीलर ने इसका टाइम बताया 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व। सभी जो विद्वान हैं या जो इतिहासकार हैं तो उन्होंने इसका अलग अलग टाइम बताया, लेकिन एग्जैक्ट टाइम के पास जो व्यक्ति पहुंचा वो था डीपी अग्रवाल। इन्होंने टाइम बताया था 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जबकि फेयर सर्विस ने टाइम बताया था 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका टाइम बताया। सबसे पहले बताया था जॉन मार्शल ने 3250 से 2750। लेकिन जो कार्बन 14 और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें आपको टाइम मिलता है 2500 से लेके 1750। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा वैलिडेट जो टाइम है वो यही है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व मतलब है बिफोर क्राइस्ट। अब इसे प्रचलन में आ गया है बीसीई, बिफोर सेंचुरी इरा, इसको बोलते हैं अब बिफोर सेंचुरी इरा। पहले था ईसा के जन्म से पूर्व, अब कहने लग गए हैं बिफोर सेंचुरी इरा। तो ये तो टाइम हो गया फाइनल अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने ही टाइम में थी? इसको और फर्दर डिवाइड कर लिया है 3 भागों में, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी जो इनिशियल स्टेज थी यानी कि प्रारंभिक चरण था वो था 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 तक, यानी कि जब ये पनप रही थी सभ्यता, उस दौर का टाइम अनुमानतः ये बताया गया है कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व। उसके बाद इसका मिड फेज जो रहा, जब ये डेवलप हो गई तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ये कल्चर जो है वो डेवलप हो गया।
उसके बाद इसका लास्ट फेज आता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व। अभी आपने देखा कि 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ये इसका वैलिडेट टाइम है जो कि कार्बन 14 से हम लोगों ने ज्ञात किया है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय की समकालीन सभ्यताएं, यानी कि जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो क्या ये दुनिया की एकमात्र यही सभ्यता थी? तो ऐसा नहीं है। उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ समकालीन और भी सभ्यताएं थी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपकी है इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता। इधर आप देख रहे हैं ये सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि टिग्रिस और फरात जो घाटी है वहां पर थी। फरात नदी जो है उसकी घाटी में टिग्रिस फरात। इजिप्ट, इसे नील नदी की घाटी में थी ये, तो इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता था, नील नदी की सभ्यता। और यहाँ पर जो व्यापार होता था इन दोनों से ही व्यापार होता था। और यहाँ चाइना वांगझो जो नदी है ये, जिसे चाइना का शोक भी कहा जाता है, तो यहाँ पर चीन की सभ्यता। तो काफी बार मिलान में आते हैं क्वेश्चन, या ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी सभ्यता समकालीन नहीं है या कौन सी समकालीन है। तो हमें ध्यान रखना है ये चार सभ्यताएं हैं जो एक दूसरे के समकालीन है। नील नदी की यानी कि इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरु की सभ्यता कहा जाता था। किसकी सभ्यता बोलते थे? सुमेरु। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग कहते थे सुमेरु की सभ्यता, हम लोग नहीं, मतलब उस दौर में कहा जाता था। और यहीं पर अभिलेख में इस सभ्यता को क्या कहा गया? यहीं पर अभिलेख में इस सभ्यता को क्या नाम दिया? देखिए स्टार्टिंग में पढ़ा आप लोगों ने, क्या नाम दिया था इसको? मेलुहा की सभ्यता। तो स्टार्टिंग में क्या नाम था इसका? मेलुहा। कहां पर नाम था ये? मेसोपोटामिया के अभिलेख में, तो इसे मेलुहा की सभ्यता कहते थे। दिलमुन, यहाँ एक बाजार हुआ करता था, वहां लोग ये मार्केट करते थे जा करके। तो आगे जब हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कवर करते हैं पहले। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, यहाँ पर है आपका साउथ यानी कि दक्षिण, यहाँ पर है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, और यहाँ पर है आपका ईस्ट यानी कि पूरब। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा यहाँ सबसे उत्तर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे उत्तर में जो साइट है वो है मांडा। मांडा चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी, जम्मू और कश्मीर, मांडा। आलमगीरपुर सबसे, अब इसके पहले अपोजिट कर लेते हैं, तो उत्तर के अपोजिट में क्या? दक्षिण। तो सबसे दक्षिण में दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी की सहायक नदी यहाँ पर है प्रवरा नदी, तो ये इसके तट पर ये साइट है। सबसे पूरब में अगर जाते हैं तो पूरब में आलमगीरपुर, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। यहाँ पर जो नदी है वो है हिंडन नदी। पश्चिम में आते हैं सूतकोंगडोर, यहाँ पर नदी है उसका नाम है दास्क नदी, नदी का नाम है दास्क नदी। तो हमें ये पता होना चाहिए इसका जो सबसे उत्तर का इलाका मांडा, सबसे दक्षिण का दायमाबाद, सबसे पूरब का आलमगीरपुर और सबसे पश्चिम का सूतकोंगडोर। यानी कि आप अगर देखें तो ये पाकिस्तान, यानी कि यहाँ बलूचिस्तान है ये, तो पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, ये अपना भारत है, जम्मू कश्मीर, यहाँ भी अपना भारत है, यहाँ भी भारत, और कुछ साइड जो हैं वो अफगानिस्तान में भी पाई गई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बेसिकली 3 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 3 देशों में। कौन कौन से? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं हम लोग इसके एरिया की। जो इसका एरिया है वो बेसिकली त्रिभुजाकार एरिया है, इसका जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, तो 3 इसके इलाके हैं जहां पर ये साइट्स जो हैं, 3 देश हैं जहां पर इनकी साइट्स पाई गई। इसका जो एरिया है वो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण का एरिया देखें हम लोग, यानी कि ऐसे देखें हम लोग, मांडा से चलें और दायमाबाद तक आए, तो ये जो पूरा इलाका है दायमाबाद, इसमें
एरिया कवर होता है 1400 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसका 1400 किलोमीटर का। और अगर हम लोग पश्चिम से पूरब चल जाएं, यानी कि सूत कोंगडोर से लेकर के आलमगीरपुर तक चले हम लोग, तो ये है 1600 किलोमीटर का क्षेत्रफल। टोटल इसका जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरी सभ्यता के स्थल फैले हुए हैं। अगर कंपैरेटिवली हम लोग दूसरी सभ्यताओं से इसकी तुलना कर लें, जैसे नील नदी और मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर इन दोनों को भी हम लोग मिला लें, नील नदी और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे ये इधर अपनी है नील नदी और इधर है ये मेसोपोटामिया, इन दोनों को मिला लें तब भी ये इनसे 12 गुना बड़ी सभ्यता है, 12 गुना बड़ा क्षेत्र है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये तो हम लोगों ने बात कर ली इसके क्षेत्र की, इसके हमने एरिया की पूरी बात करी, कितना इसका क्षेत्रफल है, किन देशों में है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन इसके संस्थापक माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। जैसा आप लोग जानते हैं कि वैदिक जो सभ्यता थी उसके संस्थापक माने जाते हैं आर्य। तो यहाँ पर दो मत हैं, एक तो विदेशी मत है और एक भारतीय मत है। तो जो विदेशी मत है उनका मानना ये था कि जो सुमेरु का कल्चर है वो ज़्यादा डेवलप और एडवांस कल्चर है, वहीं से लोग निकल के सिंधु घाटी सभ्यता में आकर के बसे। तो विदेशियों में नाम आता है सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डेनर, चाइल्ड। इनका मानना है कि ये जो हैं सुमेरियन लोग थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाया था, यानी कि इसके संस्थापक या फिर निर्माता। लेकिन राखल दास बनर्जी का मानना था कि द्रविड़ जाति के लोग थे। किस जाति के? द्रविड़ जाति के। एक और भारतीय मत है जिसमें मानते हैं कि ये बेसिकली आर्य ही थे, उनका मानना ये है। तो ये मत दिया टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने। तो तीन मत आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर मत है कि द्रविड़ जाति। तो ये पूछ लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस जाति के थे, तो आप बताएंगे द्रविड़ जाति। वहां पर यह नहीं चलता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति वाला सिस्टम वहां नहीं था। यहाँ पर जाति से मतलब है जो प्रजाति के अंतर्गत जो व्यक्ति आते उनकी बात यहाँ पर हो रही है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई प्रजातियां, यानी कि जब वहां से कंकाल प्राप्त हुए, आपको पता है कि एक R37 करके पूरा का पूरा जो है कब्रिस्तान मिला है, उसका नाम एक रख दिया गया R37। और मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला, जिसे सिंधु भाषा में यानी कि सिंधी भाषा में कहते हैं मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो। तो वहां जब कंकालों का स्टडी किया गया तो पता लगा कि 4 तरह के कंकाल पाए गए हैं, 4 तरह की प्रजाति के। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं वो बेसिकली आज के टाइम में मध्य भारत में जो SC/ST कम्युनिटी हैं वो इसी प्रजाति के लोग हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये प्रजाति से क्या मतलब है? इंसान की चमड़ी का रंग, इंसान के चेहरे के नाक, आँख, इन सब की होठों की बनावट, माथे की ये, और उसके जो कंकाल का जो सर की खोपड़ी का जो कंकाल है उसका स्ट्रक्चर, ये सब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम रख दिए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रजाति। तो यहाँ पर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आती तो 4 प्रजातियों के नाम आते हैं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो कि मध्य भारत में, ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये इन एरियाज में मध्य भारत में ये पाया गया, SC/ST कम्युनिटीज में विशेष तौर से। भूमध्य सागरीय ये आपके दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत ये आपका यहाँ पर भूमध्य सागरी, इन इलाकों में भूमध्य सागरी प्रजाति। अल्पाइन जो इंडस वैली के आसपास के जो एरियाज थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें अल्पाइन इस प्रजाति के लोग। मंगोलाइड, मंगोलाइड भारत और म्यांमार के जो क्षेत्र, जैसे यहाँ तिब्बत के आसपास का जो इलाका वहाँ पर मंगोलाइड, और ये म्यांमार का इधर का भारत का पूर्वोत्तर भारत का जो एरिया है वहाँ पर भी मंगोलाइड पाए गए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कंकाल जिस प्रजाति के मिले हैं तो वो हैं सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति। भूमध्य सागरी यानी कि पैलियो मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरेनियन, तो इस प्रजाति के सबसे ज़्यादा कंकाल पाए गए हैं। तो ये अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल, उन स्थलों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, पुरातात्विक अवशेष हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट में, जो कि आखिरी सेगमेंट होगा, उसमें हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो पूरी कल्चर थी इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, व्यापार इनका कहाँ होता था, ये इत्यादि इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको समझ आई होगी। यदि आपको ये क्लास समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे हमें भी पता चलता है कि क्लास आपको कैसी लग रही है।
कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हिस्ट्री के एक और बेहतरीन क्लास के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।